Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we are going to start with the new course named as Capital Budgeting. ये जो कोर्स है कैपिटल बजटिंग इज़ बेसिकली एक चैप्टर है। ये आपका चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। ये चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में भी आता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स पढ़ रहे हैं, और इवन जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं जो एफएम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीए नेट जेआरएफ इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उनके भी पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। सो दैट्स वाई आई सेलेक्टेड अ टॉपिक विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जिससे मेरी वीडियोस आप तक पहुँचे और आपको बहुत हेल्प हो। तो प्लीज़ इस टॉपिक को मेरे साथ पूरा प्रिपेयर करिएगा। हम लोग पार्ट वाइज लेसन वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरा जो कंसेप्ट है, मैं जल्दी से जल्दी कंसेप्ट नहीं समझाती, मैं धीरे धीरे कंसेप्ट को डीपली समझाऊंगी। सो प्लीज़ बी पेशेंट। ये मत करना कि मैम बस जल्दी करा दो, ये समझा दो बस ख़त्म। नहीं, हमें डीप में समझना है, इसलिए मैं एक धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियरली समझाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इस टॉपिक से डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड वीडियो बना पाऊँ। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी आवर लेसन नंबर 1 ऑन द कैपिटल बजटिंग। इस लेसन नंबर 1 में हम कैपिटल बजटिंग के बारे में पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि होता क्या है कैपिटल बजटिंग, क्यों इसे कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, ठीक है। और फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो कोर्स है ये मैं एज सच बता चुकी हूँ, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स एज वेल एज एमकॉम स्टूडेंट्स, एज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीए नेट जेआरएफ इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो सारे ही बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, तो सब ध्यान से पढ़िएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं पहले पढ़ रही हूँ, फिर एक एक करके समझाऊंगी। टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, प्लांट्स और रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विद द न्यू वन। बेटा देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें मैंने ये लिखा है कि जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस होते हैं उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाता है। अगर आप देखें कैपिटल बजटिंग, दैट मीन्स देयर आर टू वर्ड्स। एक वर्ड है आपका कैपिटल और एक वर्ड है बजटिंग। What do you mean by capital? Capital means money which is being used to invest. हम लोग जो पैसा होता है, जो फंड्स होते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। आप एक कंपनी है, ठीक है, या इवन अगर आप एक फैमिली हो, ठीक है। अगर हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रही हूँ और एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। एक कंपनी जो होती है वो पैसा शेयर होल्डर्स से लेती है, शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, या बॉन्ड से पैसा लेती है, ठीक है। वो पैसा लेके अपनी पॉकेट में तो नहीं रखना चाहिए ना, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहेगी। आप एक कंपनी अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करेगी? हो सकता है उसके पास 4 मशीन्स है, अब वो प्लान कर रही है कि 8 मशीन्स और खरीदने की, जिससे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। दैट मीन्स वो एसेट्स खरीदना चाह रही है। तो दिस मीन्स दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। वो अपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर वो एसेट्स खरीदेगी तो क्या वो एसेट्स को ऐसे ही रख देगी? नहीं, उसको यूज़ करेगी, प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन को हाई लेवल तक पहुंचाएगी। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो सेल्स भी ज़्यादा होगा, सेल्स ज़्यादा होगा तो अर्निंग ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अपने एक्सपेंशन, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, अपने लेवल को बढ़ाना, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिकली क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मीन्स यू आर यूजिंग योर मनी टू इन्वेस्ट समवेयर। अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है एक अच्छे मैनर में, ठीक है। अब आता है बजटिंग। क्या होता है बजटिंग? मीन्स बेटा बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा आया, फिर आपको ये देखना है कि इस पैसे को मैं कैसे यूटिलाइज कर पाऊँ, कि कौन सी मशीन्स मैं इस पैसों से खरीद सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे मशीन्स खरीदनी है 70 लाख की और पैसा मेरा कलेक्ट हुआ है सिर्फ 50 लाख, तो 50 लाख को यूज़ करके मैं 70 लाख की मशीन्स तो खरीद ही नहीं सकती। दैट मीन्स मुझे अपनी बजट के अकॉर्डिंग हिसाब बिठाना पड़ेगा कि
अगर मेरे पास इतना पैसा कलेक्ट हुआ या इतना पैसा है तो इसे मैं कैसे इन्वेस्ट करूं एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। बेसिकली इसी को ही बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर मनी टू इन्वेस्ट somewhere but you have to plan for it, you have to make a budget of it कि कहाँ पे मुझे इसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे मुझे रिटर्न्स अच्छे आए। हम लोग कभी भी जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू गेट सम रिटर्न्स, अगर आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड आप खरीद रहे हो, कुछ भी जिस भी पर्पज से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन ऑर्डर टू गेट फ्यूचर रिटर्न्स, कि अच्छा रिटर्न्स आए फ्यूचर में, तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। सो कैपिटल बजटिंग को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आज एक प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या कंपनी ने एक एसेट खरीदा, उसने मशीन खरीदी, तो क्या उसको आज ही बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं, वो मशीन उसने आज तो खरीदी, इन्वेस्टमेंट तो आज करी, बट इट इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वाई? बिकॉज वो जो मशीन उसने खरीदी है वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी है। ये नहीं कि 2 महीने बाद वो बंद करके बस घर बैठ जाएगा, नहीं, उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है। मशीन आपकी अराउंड 10 to 15 ईयर्स चलती है, तो 10 to 15 ईयर्स इज नोन एज लॉन्ग टर्म पीरियड। तो दैट्स वाई हम ये बोलते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग होती है, यहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए। हम जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए करेंगे। बात क्लियर हुई? तभी आपने अगर देखा होगा तो मैंने लिखा है जो डिसीजंस हम लेते हैं वो हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए लेते हैं। एंड फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स खरीदे तो आज जाते हैं बट वो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? मशीनरी, प्लांट्स, या एग्जिस्टिंग एसेट को न्यू एसेट के साथ रिप्लेस करना। अगर आपको एग्जिस्टिंग एसेट को न्यू एसेट के साथ रिप्लेस करना होगा तब भी आपको खरीदना तो पड़ेगा ना। तो वो हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि पुराना एसेट खराब हो गया होगा या वो उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं दे पा रहा है जो एक नया आपका एसेट देगा। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर बेसिकली नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ओनली बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन fixed assets and the returns are expected to be earned in future period. रिटर्न आपको बेटा उसी टाइम नहीं मिल जाएगा, 2 महीने के बाद भी नहीं मिलेगा। अभी मशीन आई है, उस मशीन की इंस्टॉलेशन होगी, उस मशीन में वर्कर्स को सिखाया जाएगा कि ये मशीन में ये चीज़ जो है वो नहीं आई है, ये ऑटोमेटिक है, मतलब उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वो लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करके प्रोडक्शन सेल आउट होगा, सेल आउट होके ड्यूरेशन दी जाती है, क्रेडिट टर्म्स पे सेल होती है, तो कुछ टाइम बाद पेमेंट आती है। दैट मीन्स जो भी काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स इन दैट पीरियड नहीं आएंगे, इन फ्यूचर पीरियड आते रहेंगे। ये तो नहीं कि इस साल ही प्रोडक्शन हुई और इस साल सेल हुई, चलो खत्म, मशीन अब वेस्ट है। नहीं, अगले साल भी मशीन यूज़ होगी, उसके अगले साल भी मशीन यूज़ होगी, उसके अगले साल भी मशीन यूज़ होगी, प्रोडक्शन होगी। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। और कैपिटल बजटिंग समझ आया। इवन अगर आप फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप लोग कोई चीज़ खरीदते हैं अपने घर में, अलमीरा है या बेड्स हैं, दैट इज़ नोन एज योर फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट एक्चुअली हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और जितने भी डिसीजंस पढ़ते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो बेसिकली फाइनेंस के अकॉर्डिंग पढ़े जाते हैं, कंपनी के अकॉर्डिंग। बट आपको थोड़ा सा डीपली समझाने के लिए मैं फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हमने डाइनिंग टेबल खरीदी या आपने घर बनाया, बेसिकली घर, अब आपने घर बनाया, ये तो नहीं ना कि 1 साल रहोगे उसके बाद बेच दोगे, इसलिए तो नहीं बनाया ना घर। घर बनाना और उसके लिए बहुत एक्सपेंस अंडरटेक करना पड़ता है आपको। दैट मीन्स जो आप खर्चा लगा रहे हो, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आज, वो आप फ्यूचर में अपने रिटर्न्स कमाने के लिए कर रहे हो। यहाँ पे आप रिटर्न्स नहीं कमाते, यहाँ आप अपनी लाइवलीहुड को जीते हैं। तो बेसिकली हम जो भी कुछ करते हैं अपने फ्यूचर के रिटर्न्स को कमाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम अपने ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं ये हम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जो मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियर हुआ कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड्स की इन लॉन्ग फिक्स्ड एसेट्स में, जो हमें फ्यूचर में रिटर्न्स ला के देती हैं। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। These types of assets are purchased for the smooth production process to expand the production capacity etc. वही चीज़ मैंने बताई कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिक्स एसेट्स में वो क्यों कर रहे हो कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। हो सकता है आपके फैक्ट्री में 3 मशीन से काम नहीं हो पा रहा, ऑर्डर्स आपको बहुत सारे आते जा रहे हैं, तो आपको और मशीन्स खरीदनी पड़ रही है, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। या अपनी स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपकी जो पुरानी मशीन है उसमें रिपेयरिंग
इतनी चाहिए कि बार बार वो उसको रिपेयर करने के लिए भेजना पड़ता है। उसकी वजह से जो वर्कर्स का जो टाइम लैप्स हो रहा है वो ख़राब हो रहा है, उनको पेमेंट तो जा रही है पर वो काम तो नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन कम होती जा रही है। तो इस वजह से आपको रिप्लेस करनी पड़ी है पुरानी एसेट को नए एसेट के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हो रही है या आप कोई भी नया एसेट खरीद रहे हो वो इसलिए ही खरीदते हैं या रिप्लेसमेंट इसलिए ही करते हैं कि अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस को रोकना नहीं है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी MNCs कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उनके यहाँ प्रोडक्शन का स्टॉप होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे टन्स में प्रोडक्शन होती है, लैक्स में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर ना करे, हैम्पर मीन्स डिस्ट्रॉय ना करे, इसलिए आपको स्मूथ रनिंग रखनी है। और स्मूथ रनिंग के लिए आपको टॉप मैनेजमेंट को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। बात क्लियर हुई? इन्वेस्टमेंट इज मेड इन करेंट पीरियड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन फ्यूचर पीरियड। ऑब्वियसली बात है, आज आप इन्वेस्ट करोगे ना, आज आप मशीन्स खरीदोगे ना, अगर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ये तो नहीं ना कि आज मेरी मशीन ख़राब हो गई हम सोचेंगे कि चलो यार अगले साल खरीद लेंगे। नहीं, अरे बाबा, यहाँ आज से लेकर अगले साल तक क्या करोगे? प्रोडक्शन कैसे करोगे? ऑर्डर्स कैसे कंप्लीट करोगे? दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी टेकन इन द करेंट पीरियड। आज हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट इन्वेस्टमेंट होती तो आज है, बट उसकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स की आप आज नहीं कर सकते। वही चीज़ बताई, कोई चीज़ आप लेकर आ रहे हो, मशीन्स है, कोई घर खरीद रहे हो, घर एकदम से तो नहीं बन जाता ना, घर को बनने में भी टाइम लगता है ना, तो एक्सपेक्टेशन उसी टाइम वो क्लियर नहीं हो सकती। फ्यूचर में बेनिफिट्स आपको आते रहेंगे, बट इन्वेस्टमेंट इज टू बी डन इन द करेंट पीरियड। क्लियर हुआ पॉइंट? जब तक, अगर एक बात बताओ, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पता है फ्यूचर में रिटर्न्स नहीं आने, क्यों इन्वेस्ट करोगे? कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली डन टुडे इन ऑर्डर टू गेट फ्यूचर रिटर्न्स, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा, देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम पढ़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच दैट इज़ पुराने टाइम में जो अप्रोच थी, जो फाइनेंस मैनेजर अप्रोच को अडॉप्ट करते थे, और मॉडर्न अप्रोच जो फाइनेंस मैनेजर आज के टाइम पे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 मेन फंक्शंस अगर आपने पढ़े हैं, फाइनेंस मैनेजर के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। एक होता है प्रोक्योरमेंट फंक्शन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और एक होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। दैट इज़ 3 तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं या 3 तरीके के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं फाइनेंस मैनेजर से। प्रोक्योरमेंट फंक्शन या प्रोक्योरमेंट डिसीजन, फिर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और फिर आपका डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि जो प्रोक्योरमेंट फंक्शन होता था ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। अब व्हाट डज दिस मीन प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट मतलब लेना, प्रोक्योर करना। देखो बेटा, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर वॉज टू अरेंज द फंड्स फॉर बिजनेस। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स इज नोन एज प्रोक्योरमेंट फंक्शन। एक कंपनी जो होती है वो ओनर्स फंड से कभी नहीं चल सकती। आपने अगर सुना हो कोई ऐसी एक कंपनी जिसमें 100% इक्विटी हो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग को पता है कि व्हाट इज़ इक्विटी, व्हाट इज़ ओनर्स फंड। बेसिकली एक कंपनी जो होती है उसमें 2 तरीके के पैसा इन्वॉल्व होता है, राइट? 2 तरीके के फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड क्या होता है? जो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के ओनर्स है, उनका पैसा लगा होता है। बट बेसिकली जो कंपनी का CEO है, डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, इनके पैसे के अलावा कंपनी कुछ, इनके पैसों के साथ तो कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, बट कंपनी को बाहर का फंड्स भी ज़रूरी होता है लेना, क्योंकि जब तक कंपनी बाहर वालों को इन्वॉल्व नहीं करेगी तो कंपनी की इमेज क्रिएट नहीं होती है, राइट? बाहर वालों को पता कैसे चलेगा कि हमारी कंपनी इतना प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही है या इतना, मतलब क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, MNCs कंपनीज होती हैं, उन्हें हायर लेवल पे वर्क करना होता है एंड दे नीड फंड्स फॉर इट। सो दैट मीन्स दे यूज ओनर्स फंड ऑल्सो, शेयर होल्डर्स फंड, एंड दे यूज बोरोड फंड ऑल्सो, दैट इज क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब फंड्स को इकट्ठा करना, फंड्स मंगवाना, शेयर होल्डर्स से फंड्स लेना, डिबेंचर होल्डर्स से फंड लेना, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जब हम अपनी कैपिटल को बोरो कर रहे हैं, फिर चाहे वो ओनर्स फंड से ले रहे हो, फिर चाहे हम बोरोड फंड से ले रहे हो, तो कैपिटल को पाने में हमें जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो कितनी है। तो उस टाइम पे जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो ये देखता है कि मुझे कहाँ से सस्ता पैसा मिल रहा है। मतलब
पैसा तो मैं उठा रहा हूँ, बट अगर आप किसी से पैसा उठाओगे तो आपको भी तो उसे इन रिटर्न देना पड़ेगा ना. दैट मीन्स वो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपकी कंपनी में, तो वो एक्सपेक्ट भी बहुत कुछ करेगा. तो इसका मतलब है जब भी आप कैपिटल उठाते हैं तो आपको इन रिटर्न भी उसको कुछ देना पड़ेगा. इन रिटर्न जो आप दे रहे हो दैट इज़ नोन एज योर कॉस्ट. ठीक है. तो हमेशा जो फाइनेंस मैनेजर होता था वो फंड्स को कलेक्ट तो करता है, बट वो फंड्स को अरेंज करता है इन सच अ मैनर में कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, उसको सस्ता पैसा मिले. ठीक है. दैट इज वाई से बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कैन बी डन बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड. तो इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच में जो मेन पर्पस होता था फाइनेंस मैनेजर का वो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होता था कि फंड्स को अरेंज करना है एक ऐसे मैनर में जहाँ पे कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो, जहाँ पे उसको सस्ता पैसा मिल जाए. क्लियर हुआ. ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का कंसेप्ट था. और फंड्स कहाँ से अरेंज होते हैं? आप शेयर्स इशू करो, आप डिबेंचर्स इशू करो, आप बॉन्ड्स इशू करो. दीज आर द वेरियस मोड्स ऑफ इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स एंड टू गेट मनी. ओके. तो दिस इज नोन एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. बट जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन लैप्स होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता गया और मॉडर्न एरा आने लगा, तो वहाँ पे आपका क्या आ गया? वहाँ पे आपका मॉडर्न अप्रोच आ गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. अब मॉडर्न अप्रोच में ये था कि जो प्रोक्योरमेंट फंक्शन था उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. वो था इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. मैंने लिखा भी है प्रोक्योरमेंट फंक्शन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. वो था इम्पॉर्टेंट, पर वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था कि फाइनेंस मैनेजर उसी में ही सोचता रहता था, उसी को ही ध्यान में रखता था. प्रोक्योरमेंट फंक्शन हो गया कि पैसा अरेंज हो गया. अब फाइनेंस मैनेजर का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट डिसीजन आता है वो ये आता है कि उसने जो पैसा कलेक्ट करा, अब इस पैसे को उसे इन्वेस्ट करना है एफिशिएंट वे में, सो दैट ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फंड्स इज पॉसिबल. जब तक बेटा आपने जो पैसा ले लिया, ठीक है, अब पैसा आपको फ्री में तो मिला नहीं है. जिस बंदे ने आपको पैसा दिया है वो उसने भी एक्सपेक्टेशन करा होगा कि मुझे ना 10% के रेट ऑफ रिटर्न पे देना मुझे. ठीक है. दैट मीन्स उसकी भी एक्सपेक्टेशन है. अब उसकी एक्सपेक्टेशन भी मुझे फुलफिल करनी है, मुझे अपने बिजनेस में भी प्रॉफिट लाना है. इसका मतलब मुझे उस पैसे पे डबल पैसा कमाना है. ऑब्वियस ही बात है, हम कभी भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम रिटर्न पाने के लिए करते हैं. मुझे तो रिटर्न चाहिए. अरे जिसका पैसा है उसको भी तो रिटर्न वापस दूंगी ना. तो इसका मतलब मुझे डबल द रिटर्न कमाना है. जब तक अगर वो पैसा जो मैंने बोरो कर लिया वो जब तक इन्वेस्ट नहीं होगा अच्छी जगह पे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा फंड्स का, फाइनेंस मैनेजर जॉब इज़ बीइंग यूजलेस. तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर का इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि जो आपने पैसा लिया है, बोरो किया है, इस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है एक एफिशिएंट वे में जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो फंड्स की, जिससे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिले. दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एलोकेशन ऑफ फंड्स इन वेरियस एसेट्स. अब यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर को ये देखना होता है कि वो कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे इन्वेस्टमेंट करे, कि उसे मशीनरी खरीदनी चाहिए इस टाइम, या ये खरीदना चाहिए, या उसको किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए. अच्छा, प्रोजेक्ट में भी कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, ए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या बी में. तो इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेसिकली आप क्या देखते हो? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. बेसिकली आप ये देखते हो कि इस प्रोजेक्ट में पैसा कितना लग रहा है और इस प्रोजेक्ट में फ्यूचर में रिटर्न्स आने वाले कितने हैं. आप इन दोनों को कंपेयर करके देखते हो कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना फ़ायदेमंद होगा या नहीं. तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज प्रोक्योरमेंट डिसीजंस. अब पता चला मैचिंग कैसे समझ आ रही है. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ फाइनेंस मैनेजर को ये देखना होता है कि जो कैपिटल उसने बोरो करी है या जो कैपिटल उसने यूज़ करी है उसको वो कैसे इन्वेस्ट करे, उसको वो कैसे अपने बजट में लाए, इन्वेस्टमेंट करके वो कैसे मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न कमाए, एलोकेट करना अपने फंड्स को. बेसिकली ये पूरी कहानी यहाँ पे घूम रही है. बात क्लियर हुई है? ओके. अब आगे बढ़ते हैं. Manager has to decide what portion to be invested in long term assets and what portion is to be invested in short term assets. Procurement function उसने कर लिया, पैसा उसने कलेक्ट कर लिया. अब उस पैसे का कितना पोर्शन उसको ये देखना है कि मुझे करेंट एसेट्स में लगाना है, ठीक है, और कितना उसे लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाना है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स. एक होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स और एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स. शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम करेंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं.
अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने करेंट एसेट्स में तो आप उन्हें बोलोगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या आप उन्हें बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। और ये जो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होते हैं ये स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं। अब जो हमारे क्या करेंट एसेट्स हैं, अब जैसे डेटर्स है, स्टॉक है, ये चीज़ें क्या है, हमारी करेंट एसेट्स हैं। बेसिकली हमें इनको क्या रखना होता है, हमें इनका इतना पोर्शन रखना होता है अपनी बैलेंस शीट में, अपने बिजनेस में, कि अगर कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाए रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप अपनी प्रोडक्शन को चला ही नहीं सकते। इसका मतलब है ऐसी जो चीज़ें जो करंट एसेट्स हैं हमारी बिजनेस में, इनको मेंटेन करने के लिए जितना भी पैसा लगाया जाता है, जितना भी इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। दैट इज़ वाई ना इट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल। वो कैपिटल जो वर्क मोड में है, क्योंकि प्रोडक्शन तभी होगी जब रॉ मटेरियल होगा, राइट। और लेबर है, बहुत चीज़ें हैं, स्क्रूज़ है आपके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मशीन्स में छोटी छोटी पार्ट्स यूज़ होते हैं, क्लियर, ठीक है। स्टॉक चाहिए, तो दिस मीन्स वर्किंग कैपिटल डिसीजंस आर द डिसीजंस टेकन फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो 1 ईयर के दौरान में इन्वेस्टमेंट की जाती है और 1 ईयर के दौरान में ही क्या मिल जाता है, रिटर्न्स मिल जाते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। Investment made in long-term capital assets or fixed assets are known as capital budgeting decisions. Investment are made in expectation of earning a higher return. अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स में जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, तो आप उन्हें बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है आज, बट इसकी एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न्स की है वो कब की जाती है, इन फ्यूचर पीरियड में। जबकि वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आज की जाती है, बट एक्सपेक्टेशन कब की जाती है, उसी ड्यूरेशन के दौरान में। क्लियर हो, डिफरेंस समझ आए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट एसेट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आप क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, जो आप अपनी रोज की लाइफ के लिए जो आप डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी फिक्स्ड एसेट्स में या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में, तो फिर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, जहां पे इन्वेस्टमेंट इज डन इन करंट पीरियड बट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स इज इन फ्यूचर पीरियड, और एक्सपेक्टेशन भी हमेशा हायर रिटर्न्स की जाती है। क्लियर हुआ, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी लग जाता है। आज का जो पैसा है वो फ्यूचर के पैसे के इक्वल नहीं रहेगा, तो फ्यूचर में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा कंसेप्ट था कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड। अभी सिर्फ समझाने के लिए जो लिखा था वो था। अब जो आपको डेफिनेशन या मीनिंग अपने पेपर में लिखना है वो ये लिखना है, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। Capital budgeting is a current outlay or a series of outlay of cash resources in return of an anticipated flow of future benefits. Capital budgeting basically है क्या, current outlay. Current means आज, outlay means expenditure, outlay. समथिंग इज गोइंग फ्रॉम यू, तो आउटले है, ठीक है। और अ सीरीज ऑफ आउटले ऑफ कैश रिसोर्स, जाएगा क्या आपके हाथ से, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पैसा ही तो लगा रहे हैं। तो इट इज़ अ करंट आउटले या सीरीज ऑफ आउटले। करंट आउटले का मतलब होता है कि सारा का सारा पैसा आज ही खर्च कर दिया। आपकी मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी आपने पूरी 10 लाख रुपए की आज ही खरीद ली, तो इट इज नोन एज अ करंट आउटले। बट अगर आप बोलेंगे सीरीज ऑफ आउटले ऑफ कैश रिसोर्सेज, हो सकता है कि आपने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, वो प्रोजेक्ट जो है वो पैसा मांगता है ड्यूरिंग 1 ईयर के बाद, हर साल बाद आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर 5 ईयर्स के लिए। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ आउटले, एक सीरीज चल रही है, पहले आपने इतना पैसा दिया, फिर आपने इतना पैसा दिया, फिर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, फिर आपने इतना पैसा 5 बार, क्योंकि 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसे बोलते हैं सीरीज ऑफ आउटले ऑफ कैश रिसोर्सेज। कैश पैसा ही तो जाता है, ठीक है। इन रिटर्न ऑफ एन एंटिसिपेटेड फ्लो ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। एंटिसिपेटेड क्यों बोला, क्योंकि एक्सपेक्टेड है। बेटा आप ये तो कंफर्म नहीं कह सकते ना कि आज मैंने 1 लाख रुपए कमाया तो 3 साल बाद मुझे 4 लाख मिलेगा ही मिलेगा। आई एम नॉट श्योर, वो 4 लाख रुपए में ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में यही वैल्यू मिलेगी मुझे, इसलिए हम उसे बोलते हैं एंटिसिपेटेड, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट, कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर फ्लो मतलब कैश इनफ्लो आएगा ना, इसलिए हम फ्लो लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, कैपिटल बजटिंग इज अ करंट आउटले, करंट आउटफ्लो, आप आउटफ्लो भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आपका सीरीज है आउटफ्लो का ऑफ कैश रिसोर्सेज का इन ऑर्डर टू गेट एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स, आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ आया है कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस। ओके, इसकी एक और डेफिनेशन है, वो भी बहुत अच्छी है, तो वो भी आई एक्सपेक्ट कि आप लिखें, ठीक है।
कैपिटल बजटिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग मैंने पहले ही बता दिया, ये एक टेक्निक है कि कैसे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं अपने बिजनेस के लिए। टू इन्वेस्ट इट्स फंड इन लॉन्ग टर्म एसेट, कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें किस में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में या फिक्स्ड एसेट्स में, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। दीज बेनिफिट्स आर इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी या रिड्यूस्ड कॉस्ट। ये जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप एक मशीन खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। जो मशीन पुरानी थी उस पर बार बार रिपेयर करना पड़ रहा था, रिपेयरिंग के लिए देनी पड़ रही थी, तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही थी। इससे बेटर हमने एक ऐसी मशीन खरीदी जिसमें रिपेयरिंग नहीं लग रही है, अब वो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा दे रही है और प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट खत्म हो गई है। हाँ, इन्वेस्टमेंट लगी, बट एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करके मुझे बेनिफिट तो मिल रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रही है मेरी और वर्कर्स भी बहुत हैप्पी हैं, उनकी ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही। तो दीज आर द बेनिफिट्स। अगर आप फिक्स एसेट में पैसा लगा रहे हैं बट आप किसी अगर प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न्स आपको मिल देंगे। टोटल कैश आउटले इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स आर कंपेयर्ड विद द टोटल फ्यूचर बेनिफिट्स ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट। जो आप आज पैसा लगा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कैश आउटले इन करेंट पीरियड। कैश आउटले कैसे हो रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? फिक्स्ड एसेट्स में। जो इन्वेस्टमेंट मैंने आज करी उनको मैं कंपेयर करती हूँ कि फ्यूचर में कितने बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे। फ्यूचर में मुझे जो बेनिफिट्स मिलेंगे उनको मैं कंपेयर करती हूँ जो मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट इज मेड ओनली व्हेन इट इज टोटल इनफ्लो एक्सीड ओवर टोटल आउटफ्लो। बेटा, जब मैं ये तो नहीं कह सकती कि फ्यूचर में मुझे इतना ही पैसा मिलेगा, बट मैं एक एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके चल सकती हूँ कि हाँ, अगर मैंने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो हो सकता है 2-3 साल बाद मेरे को 3 या 3.25 लाख के मिले। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया, एक एवरेज वैल्यू ले ली। अब आज अगर मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और मेरे को ये बात पता है कि 2-3 साल बाद मेरे को 3.25, 3.5 या 3 लाख के आसपास मिल जाएगा, मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी आज ही। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा जो आउटले है वो कम है और मेरा इनफ्लो, दैट इज़ जो फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, वो ज़्यादा है, तो ही तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी ना आज। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, इन्वेस्टमेंट तो मैं कर रही हूँ बट फ्यूचर में जो मिलने वाला बेनिफिट है वो बहुत ही वर्थ नहीं है, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँगी? तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में फाइनेंस मैनेजर को यही डिसीजंस लेने होते हैं कि अगर आज वो इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना बेनिफिट उसे मिल रहा है, तो वो कंपेयर करता है। कंपेयर करके अगर उसको लग रहा है कि इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। फिर वो प्रोजेक्ट नंबर 2 पे जाएंगे। प्रोजेक्ट नंबर 2 में वो देखेंगे वो कितना उनको बेनिफिट्स मिल रहा है और कितना उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर वो उसको कंपेयर करेगा। जो भी उसको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें उसके इनफ्लोज बहुत ज़्यादा हैं और आउटफ्लोज कम हैं और जिसमें उसको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है और फ़ायदा ज़्यादा है, वो उसी में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि कंपनी हमेशा अपना फ़ायदा देखती है। कंपनी अपना फ़ायदा का मतलब है उसको अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाना है, अपने शेयर का प्राइस बढ़ाना है, अपने डिबेंचर होल्डर्स को उसकी कॉस्ट पे करनी है। तो हमेशा अपने ही फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए वो हमेशा कंपेयर ज़रूर करेगी। दिस इज़ बेसिकली द होल स्टोरी ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो आपको अगर डेफिनेशन आती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की, या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो आप क्या लिखेंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज basically the long-term investment decisions where the finance manager has to decide what portion of money has to be invested in which projects. Comparing, आप क्या compare करते हैं? Comparing the outlay, comparing the current outlay with the future benefits, right? If the future benefits are more than the current outlay, the investment will be done. ये तो मैंने सर बेसिकली अपनी लैंग्वेज में ये डेफिनेशन बताई है। आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो ये लिखनी है, और जो आगे वाली डेफिनेशन पढ़ाई थी, कैपिटल बजटिंग इज द करेंट आउटले या सीरीज ऑफ आउटले ऑफ कैश रिसोर्सेज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। ये दोनों डेफिनेशन कंबाइन करके आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की डेफिनेशन में या मीनिंग में लिखना है। क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये थोड़ी सी वीडियो बोरिंग शायद लगे, आई डोंट नो, बट इस वीडियो का लेंथी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आपको उसका बेसिक नहीं पता होगा कैपिटल बजटिंग क्या है, आप इसकी टेक्निक्स, आप इसका नेचर, आप इसके मेथड्स, आप इसका प्रोसेस नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमेशा मैं यही फोकस करती हूँ कि पहले अपना बेसिक्स रेडी करो, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके बाद आगे स्टेप इन करेंगे। ठीक है? सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़
थम्स अप करना, प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस, बिकॉज द मोर वीडियोज़ आर बिंग लाइंड अप कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के ऊपर ऑलमोस्ट 15 या 20 वीडियोज़ बनेंगी, क्योंकि इसमें जो मेन टॉपिक है आपका वो टेक्निक्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो पेपर में आता ही आता है। फिर चाहे उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है या फिर चाहे उस पर थ्योरी आ सकता है। थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है, डिफरेंट टेक्निक्स आप बताएं, ठीक है, या प्रैक्टिकल में आपके पास IRR या NPV मेथड को प्रैक्टिकली सॉल्व करना आ सकता है। तो मैं सारा थ्योरी भी कराऊंगी और सारा प्रैक्टिकल भी कराऊंगी, सो डोंट वरी, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी, ठीक है। सो लेसन नंबर 2 जो होगा कैपिटल बजटिंग का, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नेचर पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग का, या इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एट योर होम एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विद प्राक्षी क्लासेस। थैंक यू।